हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का 16th लेक्चर है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख रहे थे। अब उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए कंडीशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, यानी दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर और पैरेलल की क्या कंडीशन हो सकती है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन में पैरेलल होगा, किस कंडीशन में पैरेलल होगा। तो वी हैव टू सेलेक्ट टू स्ट्रेट लाइन अल्फा वन जेड प्लस अल्फा वन जेड बार प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फा टू बार प्लस जेड प्लस अल्फा टू जेड बार प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज द L2 लाइन। अब पहला केस बनेगा अगर L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, किस कंडीशन में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रेट लाइन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस कंडीशन में पैरेलल होगा। उसके लिए अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, यानी आप देख रहे हो इक्वेशन में अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू क्या है, ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों के इक्वल है उस समय ये दोनों लाइन यानी L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सेकेंड केस बनता है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उन्हीं अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू का जो सम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा आसान तरीका है कि अगर सिर्फ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से हम डिसाइड कर सकते हैं क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल है तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बराबर होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का सम इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एक नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोट में लिखा हुआ है इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द, मतलब ये लाइन ये नोट क्या है, नोट है कि एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना, एक लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। हाउ हाउ वी कैन फाइंड। तो सबसे पहले हमें एक लाइन की इक्वेशन दिया अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसकी जब पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे आप देख रहे हो अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप इक्वल होता है दोनों लाइन का। तो यानी क्या हो जाएगा अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ ये कॉन्स्टेंट चेंज होगा वेयर लैम्डा बिलोंग्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर ये एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो अल्फा जेड, देखो यहाँ नेगेटिव साइन, स्लोप 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन 90 डिग्री के बराबर होता है, पाई बाई टू के बराबर होता है। तो इसलिए वो चेंज हो जा करके अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस आई लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। आपको शॉर्टकट मेथड सीखना है कि अगर ये इक्वेशन है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है अल्फा जेड बार प्लस आई लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, वेयर लैम्डा इज द रियल नंबर और लैम्डा कांस्टेंट भी होता है। वो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उस लाइन की इक्वेशन पे कोई ना कोई पॉइंट्स या कोई ना कोई कंडीशंस हमको 100% वहाँ पे गिवन होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, रिफ्लेक्शन पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये तीनों पॉइंट्स हम लोग 3D में भी पढ़ते हैं, 2D में भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ते हैं, ये बहुत जगह आता है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक लाइन की इक्वेशन हमको ए बी गिवन रहेगा और ए बी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एंड पॉइंट हमको पी जेड वन दिया है। हमारा एम क्या है, पी एम की वैल्यू यानी ये डिस्टेंस निकालना, एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना जिसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, और इतने ही डिस्टेंस पे बिलो द एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्यू आता है, मैं दिखाता हूँ यार, वो कोऑर्डिनेट क्यू आता है Z2, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट। तीन काम हमको करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला हमको गिवन रहेगा यहाँ पे इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन ए बी की लाइन की इक्वेशन गिवन रहेगा जो कि अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दिया रहेगा। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन का एंड पॉइंट पी जेड वन दिया रहेगा। एम हमारा है ये पी एम डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पी एम इक्वल्स टू, आपको सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई करा देना। देखो अल्फा जहाँ जेड है वहाँ जेड वन हो जाएगा, प्लस सी का मॉडुलस ले लो क्योंकि डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये अल्फा है, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा। ये जो आंसर आएगा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेकेंड पॉइंट, अगर हमको रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, अब रिफ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फिर से वही लाइन की इक्वेशन दिया रहेगा। ये पी जेड वन मैंने मान लिया क्यू जेड टू, यानी जेड टू का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है।
ठीक, मैं आपको बताता हूँ, अगर Z2 का कोऑर्डिनेट निकालना है तो डायरेक्टली मैंने फार्मूला लिखा है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, केवल आपको फार्मूला याद रखना है कि अल्फ़ा Z1 बार प्लस C अपान अल्फ़ा बार का ब्रैकेट विथ माइनस साइन। यानी याद रखना है Z1 क्या है कि ये Z1 वाली वैल्यू है, और एक Z2 की वैल्यू निकलेगी। अल्फ़ा के बारे में आपको स्ट्रेट लाइन दिया पता ही है। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन पॉइंट। अगर रिफ्लेक्शन पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, इन दोनों पॉइंट का m मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के फार्मूले से ये कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड किया, और हमने रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड किया। हमने तीनों चीज़ें फाइंड किया। अब इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिससे हमने बोला था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है कि हम लोग 2D में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका क्या रोल होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट द पॉइंट हैविंग अफिक्सेस Z0 एंड पी जेड एक्चुअली क्या है, ये सी के लिए ये लोकस पॉइंट होता है। सी हर सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए, यानी जेड मूविंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो हम पी जेड यानी कि अगर नॉर्मल ज्योमेट्री की बात करें पी जेड, यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इक्वल्स टू आर। आर मतलब उसका रेडियस हो जाएगा, सी पी का मतलब उसका ये रेडियस है जिसको मैंने आर दिखाया है, सी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, मूविंग पॉइंट पी है, तो z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इक्वल्स टू आर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। z नॉट सेंटर, पी जेड इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मैंने बताया सी पी बराबर आर, ये है। अब कुछ पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी शॉर्टकट क्वेश्चन आ जाता है। इफ द सेंटर एट द सर्कल एट द ओरिजिन यानी इनिशियल पॉइंट पे है एंड रेडियस आर, देन इक्वेशन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 आर। जैसे मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 3 दे दिया, यानी ये क्या है, क्या इसका लोकस क्या होगा, सर्कल होगा, जिसका सेंटर 3 होगा और रेडियस 3 होगा, सेंटर 0 0 होगा, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू आर लिखा हुआ, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0 0 होगा और आर की वैल्यू रेडियस होगा। और अगर z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन आर होता है, ये इंटीरियर रिप्रेजेंट इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, यानी इंटीरियर ऑफ सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा। z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन आर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का मतलब कॉर्ड को ये सेंटर से जो लाइन पास करती है, दोनों एंड पॉइंट को मिलाती है सर्कल के सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायमीटर है, डायमीटर की लाइन। इसके अलावा जितनी लाइन दोनों सरफेस को मिलाती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो अगर दोनों एंड पॉइंट हमको गिवन है, सर्कल के एंड पॉइंट है और वो लाइन पास करती है सेंटर से, इक्वेशन ऑफ सर्कल एज ए डायमीटर फॉर्म ये हो जाएगा z माइनस जेड नॉट जेड वन जेड बार माइनस जेड टू प्लस जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप याद रखना। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों सर्कल का एंड पॉइंट गिवन रहेगा, वो जेड वन और जेड टू, ये इक्वेशन उसका आती है, इसको हम लोग डायमीटर की इक्वेशन बोलते हैं। अब मेन इक्वेशन आता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन के लिए कुछ अलग से दिमाग हमें नहीं लगाना है, क्योंकि सेंटर रेडियस यहाँ से बहुत पूछता है। जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस इक्वल्स टू 0, ये अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर होता है माइनस ए और रेडियस होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। हम इसका डेरिवेशन पे थोड़ा बात करेंगे कि हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, बोथ साइड का होल स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करने के बाद जेड बार वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गया। अब जहाँ पे भी माइनस जेड नॉट है एक जगह मैंने कर लिया उसको, फिर माइनस जेड नॉट को हम ए मान लेते हैं, एक सिंबल है लेट कर लिया मैंने, माइनस जेड नॉट को ए मानेंगे, तो माइनस जेड नॉट का जो बार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बार बोलेंगे। ये दोनों जो हमने ये एजम्पशन लिया है ये इक्वेशन में फॉलो करते हैं। जेड बार यहाँ ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद रखना आप, जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, जिसका आप ये देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ लिखा था ना, ये टोटल क्या है, कांस्टेंट दे दिया था कोई बी,
तो b इक्वल्स टू इतना, r को इधर ले आएंगे z नॉट का मतलब क्या है, हमने यहाँ लिखा था a, यानी r बराबर हो जाता है डायरेक्टली मॉडुलस ऑफ a होल स्क्वायर माइनस b का रूट, वेयर r बराबर मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर माइनस b, सेंटर माइनस a, यानी z नॉट हम बोल सकते हैं। यानी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते, इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते। यानी किसी भी सर्कल का सेंटर रेडियस निकाला जब सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हो, यानी जनरल इक्वेशन दिया और स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया, दोनों के फॉर्म में हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी लिखा है नोट कि रूल फॉर फाइंडिंग सेंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज इक्वेशन गिवन, मेक द कोफिशिएंट, क्या करना है हमको, मेक द कोफिशिएंट z नॉट इक्वल टू, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड यानी z नॉट का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, राइट हैंड साइड को 0 लिखना है। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर उसका -a, येट आपको और अच्छा समझने के लिए हमने यहाँ लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ z बार। और अगर रेडियस निकालना, रेडियस का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस रूट के अंदर में मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर माइनस b, वेयर इसको a को हम लोग z नॉट भी बोलते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया z नॉट का होल स्क्वायर माइनस b। इक्वेशन ऑफ सर्कल एज डायमीटर फॉर्म मैंने पीछे भी दिखाया था वहाँ पे, वहाँ यहाँ इसका डेरिवेशन है z माइनस z1 z बार माइनस z2 का बार प्लस z माइनस z2 z बार माइनस z1 बार इक्वल टू, वही इक्वेशन है, यहाँ मैंने वो दिखाया इसका डेरिवेशन का बहुत कोई पॉइंट ले लेते हैं पी पे, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं, तो इन दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो वही डेरिवेशंस मैंने उसी के कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ पे कर दिया है। एक और नोट है कि अगर z माइनस z2 का मॉडुलस इक्वल टू k है, k पॉजिटिव हो और 1 की इक्वल ना हो, तो इस ऐसे लोकस को हम लोग z रिप्रेजेंट सर्कल रिप्रेजेंट करें। याद रखना k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट सर्कल इफ़, सेंटर ये हो जाएगा, रेडियस है, फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट, z1 z2 z3 पॉइंट दिया हुआ, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, z बार, ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, z प्लस माइनस b अपॉन z का मॉडुलस इक्वल टू a, देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू हमको मॉडुलस ऑफ z का निकालना है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जब मॉडुलस ऑफ z का निकालना है तो देखो, लीस्ट वैल्यू -a प्लस √a² प्लस 4b का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू में सिर्फ ये प्लस हो जाएगा। दोनों फार्मूला आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि अगर ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है तो वहाँ पे लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, जिसमें हम लोग हमेशा इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। आगे भी उस तरह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात किया, जनरल इक्वेशन के बारे में बात किया, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया, ये सारा डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।